जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, ये बात किए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, जिसमें सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होंगे, बाइनरी कंपोनेंट, दो, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, दो ही कंपोनेंट की बात, यानी बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। उसमें किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, वो भी पार्शियल वेपर प्रेशर, क्या पार्शियल वेपर प्रेशर, और उसके मोल फ्रैक्शन में क्या क्वालिटेटिव रिलेशन है, इसकी स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैं DNA गायन और आपका प्यारा चैनल मिस्ट्री इन केमिस्ट्री। तो आप एक एग्जांपल लेकर स्टडी हम करने जा रहे हैं, जिसमें सॉल्वेंट आपका पानी, सॉल्यूट आपका अल्कोहल, दोनों ही लिक्विड, दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड है। अब इसमें दो कंपोनेंट के लिए दोनों का वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के बीच क्या रिलेशन है, ये देखते हैं। तो वाटर के लिए हम यदि मान लें P1 और अल्कोहल के लिए, इसके लिए हम मान लें P2, वाटर का जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, इसके लिए P1 मान ले रहे हैं और इसके लिए P2। क्लियर है। और इसका मोल फ्रैक्शन, इसका जो मोल फ्रैक्शन है, इसके मान रहे हैं X2 और इसका मोल फ्रैक्शन मान रहे हैं X1। क्लियर। देखिए यहाँ पर ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर आप समझ रहे हैं ना, पार्शियल वेपर प्रेशर यानी किसी कंपोनेंट का टोटल प्रेशर में किसी एक कंपोनेंट का कितना प्रेशर है, उसे पार्शियल प्रेशर, और वो जब वेपर फेज में जो प्रेशर अप्लाई करे उसे पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे। अच्छा, अब ये तो सॉल्यूशन की बात है। अब हम दोनों सॉल्यूट को, कंपोनेंट को अलग ले लें। यदि हम इसको एक में न लें, अलग अलग लें, इसमें क्या है, केवल वाटर है और इसमें क्या है, केवल एथनॉल है, C2H5OH, दोनों लिक्विड। ये केवल कंपोनेंट सिंगली है, अकेले हैं, तो ये जो प्रेशर अप्लाई करेगा, इसके लिए जो वेपर प्रेशर की बात करेंगे, प्योर कंपोनेंट का P01, और इसका सॉल्यूट के लिए P02। मतलब P0 रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर मतलब अलग अलग है, कोई इसमें मिलावट नहीं है तब के लिए। और यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर P1 है और सॉल्यूशन में अल्कोहल का वेपर प्रेशर P2 है। क्लियर है। अब इसी तीन में, यानी P2, X2 और P2 नॉट में रिलेशन, P1 नॉट, P1 और X1 में रिलेशन के दिखाया जाएगा। यानी राउल्ट्स ने इसी के लिए रिलेशन दिया था। स्टेटमेंट देखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, उसका यूज आपके न्यूमेरिकल में, आपके एंट्रेंस में, जहाँ मन, यानी जहाँ जहाँ ऐसा आपको प्रॉब्लम आएगा, आपके पास सॉल्यूशन रहेगा, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए, स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए सिंगल, आपको सिंबल मैं समझा दिया कि ये P1 नॉट क्या है, ये दोनों क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट वाटर एथनॉल, और ये P1 नॉट, P2 नॉट क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट या प्योर कंपोनेंट, प्योर स्टेट यानी अकेले है। क्लियर है। ये P1 नॉट वाटर का वाटर वेपर, P2 नॉट अल्कोहल का प्योर स्टेट में क्या है, वेपर प्रेशर है। चलिए, अब हम इसको मैथमेटिकली और इसको सेंटेंस में इसको आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो बात किया जाए इसको अब सेंटेंस में, तो पहले हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दे दें ताकि आप इसको सेंटेंस में बना लेंगे अपने से। तो इन्होंने कहा, राउल्ट्स ने कहा कि जब दो वोलेटाइल लिक्विड आपस में मिले हो, सॉल्यूशन फॉर्म में हो, तो उसमें किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की आप बात करें, चाहे वो सॉल्यूट की बात करें या सॉल्वेंट की बात करें,
उसका पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये इन्होंने स्टेटमेंट बताया। अब प्रोपोर्शनल को हम जब कहीं हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, यदि इसको शॉर्टकट ले लें, यानी बड़े सेंटेंस को हम केमिस्ट्री का टूल्स क्या है, बहुत अच्छा है कि शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर के लिए हम क्या यूज करेंगे, P1। किसी भी कंपोनेंट के लिए यूज करेंगे तो P यूज करेंगे। जब हम किसी कंपोनेंट का नाम दे देंगे तो वहाँ 1 चाहे 2 चाहे जो भी यहाँ सब स्क्रिप्ट में नाम लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ जनरली हम P यूज कर रहे हैं। P प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या सिंबल है, X। किसी कंपोनेंट के लिए रख देंगे 1 2 के लिए तो स्पेसिफिक हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कुछ कांस्टेंट देंगे। यहाँ कांस्टेंट क्या देंगे, अब बात है कि कांस्टेंट यहाँ क्या दें, K दें, कुछ और दें। तो यहाँ पर कांस्टेंट उसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में क्या वेपर प्रेशर है उसको रख देंगे। यानी यहाँ पर जो हम लोग यूज किए थे P1 नॉट और P2 नॉट, उसमें किस कंपोनेंट की बात करें वहाँ पर कर देंगे। तो हम कोई कंपोनेंट यहाँ नहीं लिखे हैं तो यहाँ 1 2 यूज नहीं करेंगे। तो क्या यूज करेंगे, P नॉट, ये ब्रैकेट हटा दें क्लियरिटी के लिए आपके लिए, ये P नॉट ये हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसको सेंटेंस में बोलिए, अब इसी को सेंटेंस बोल दीजिए, हो जाएगा स्टेटमेंट। तो ये क्या है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, कोई जो भी कंपोनेंट है, ये क्या है P। और P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर, पार्शियल नहीं, यहाँ पर क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, प्योर फॉर्म कहिए, प्योर स्टेट कहिए। और X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। ये सिंबल का आपका बार बार यूज हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। चलिए अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं क्या होता है कि ये सेंटेंस में इसको कैसे बना सकते हैं। अब मैथमेटिकल तो देख लिए, अब इसको सेंटेंस में हम इसके स्टेटमेंट को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए सेंटेंस में तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ any component in the solution, any component in the solution is directly proportional to the किसके mole fraction of that component, mole fraction of that component, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये किसने कहा, राउल्ट ने कहा। किसके लिए कहा, लिक्विड सोल्यूशन के लिए कहा। फिर से देख लीजिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू component is directly in the solution is directly proportional to the mole fraction of the component। क्लियर है, ये तो जनरल हो गया। अब स्पेसिफिक करना चाहेंगे, अल्कोहल के लिए थे, पानी लिए थे, तो उसके लिए क्या कर लेंगे, P1 यूज कर लेंगे, X1 मतलब स्पेसिफिक हो जाएगा। यदि आप अल्कोहल का निकाल रहे हैं C2H5OH के लिए तो हमने क्या यूज किया था, P1 नॉट 1 X1। और वाटर के लिए क्या यूज किया था हम लोग, यहाँ पर P2 यूज किए थे, सब 2 कर देंगे, कंपोनेंट 2 था ये सॉल्यूट। और सॉल्वेंट के लिए क्या, P1 नॉट और X1। तो क्या हो जाएगा, बस फार्मूला में चेंज करना है, यहाँ पर P1 हो जाएगा X इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट X1। ये अल्कोहल के लिए हो गया, अल्कोहल कंपोनेंट के लिए। और वाटर के लिए P2 ये वाटर के लिए हो गया, उल्टा हम कर दे रहे हैं, थोड़ा समझ जाइएगा कि मैं P1 किसके लिए माना था, सॉल्वेंट के लिए। और P2 तो यहाँ पर हो जाएगा P0 2 X2। ये क्या हो गया, किसके लिए, अल्कोहल के लिए, C2H5OH के लिए। क्लियर है, तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्म और सेंटेंस में, यानी
वर्ड में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे। क्लियर है? डिफिनीशन तो नहीं है, स्टेटमेंट है ये क्या है? स्टेटमेंट। चलिए अब बात करते हैं इसके ग्राफिकल एक्सप्रेशन, और इसमें डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर भी जोड़ेंगे तो हमें किस टाइप का फॉर्म मिलेगा। तो इसके ग्राफ देखेंगे और डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इसमें ऐड करें, जोड़ें, उसको भी सहारा लें तो क्या हमें इक्वेशन मिलता है। तो पहले डाल्टन्स लॉ समझ लीजिए क्या होता है। पिछले 11th में आप पढ़ चुके हैं क्या होता है लॉ की हम बात करें तो आप क्लास 11th में डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ चुके हैं, तो उसका स्टेटमेंट जानते हैं। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं लिख दे रहा हूँ। किसी भी गैस, दो या दो से अधिक गैस एक साथ रखी गई हो जो आपस में रिएक्ट नहीं करती हो, तो उनका पार्शियल प्रेशर का जो सम होता है वो टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। यानी किसी दो कंपोनेंट मान लीजिए है तो P1 प्लस P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P टोटल। यानी दो गैसों का जो पार्शियल प्रेशर है उसके जो उसका सम है उसके कुल प्रेशर के इक्वल होता है। ये डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर है। क्या है? डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, पार्शियल प्रेशर लॉ, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। तो इस लॉ को हम यूज करें, जो भी हम लोग पाए हैं दो कंपोनेंट के लिए क्या पाए थे? P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, ये किसके लिए? वाटर के लिए था, और P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, ये एल्कोहल के लिए हम लोग क्या निकाले थे? पार्शियल प्रेशर निकाले थे। तो हमें P1 और P2 हमें मिल गया है, तो हम इस डाल्टन्स के पार्शियल प्रेशर इक्वेशन में रख दें तो हमें कुछ और फॉर्म मिल सकता है। तो इसको हम यदि इक्वेशन 1 मान लें, इक्वेशन 2 मान लें, और इसको जो डाल्टन्स लॉ है उसको तो हमें यूज करना है, तो हम चलिए मान लीजिए इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो 1 और 2 का वैल्यू यानी P1 और P2 का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 3 में रखने पर, तो P टोटल के इधर लिख लेते हैं। P टोटल इक्वल टू हो जाएगा क्या? P1 प्लस P2। अब इसको रख दीजिए। तो P1 का वैल्यू कितना है? P1 नॉट x1। P2 का वैल्यू क्या है? P2 नॉट x2। अब ये P टोटल मिल गया। क्या x1 और x2 को हम एक टर्म यानी कंपोनेंट x1 सॉल्यूट का है और x2 क्या है? सॉरी, x1 सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, x2 सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो हम किसी एक टर्म में हम P टोटल को वेरिएट कराकर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? यदि हम x1 को x2 के टर्म बदलना चाहेंगे तो क्या कैसे कर सकते हैं? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सभी मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? एक के इक्वल होता है। तो हमें x1 पाना है तो क्या करेंगे? 1 माइनस x2। तो x1 को हम बदल सकते हैं x2 टर्म में, तो बदल दीजिए यहाँ पर। तो P1 नॉट x1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 1 माइनस x2, और यहाँ पर ऑलरेडी x2 के टर्म में है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर वाले को, तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉमन ले जा सकता है। ये x2 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर P1 नॉट माइनस x2 कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचेगा? P1 नॉट माइनस P2 नॉट। देखिए प्लस वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के पहले क्या माइनस है। तो ये किसके इक्वल हो गया? P टोटल के। इक्वेशन नंबर इसको बना लीजिए, क्या? इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए। जो इसको जरूरत पड़ेगा वहाँ पर इसको यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मोल फ्रैक्शन किसका है? सॉल्यूट का। और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और P टोटल में क्या हो गया? वेरिएशन देख सकते हैं। तो चलिए हम इसका यूज जब न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ यूज करेंगे। और अभी हम लोग ग्राफ पढ़ लेते हैं कि जो कंपोनेंट एक के लिए यानी सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूट के लिए, और तो दोनों का जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक साथ आ जाए यानी सॉल्यूशन के लिए, तो एक कंबाइंड ग्राफ देख लेते हैं। तो कंबाइन देखेंगे 1 बाय 1, पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए अलग अलग लेते हैं तो वो समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को जो कंबाइंड ग्राफ है राउल्स लॉ का वो क्लियर नहीं होता, तो उसको मैं क्लियर करने के लिए प्रयास करूँगा कि आपको क्लियर हो जाए। तो कंपोनेंट के लिए आपको पता है। चलिए फिर से आपको दिखा देता हूँ और ग्राफ आपको समझा देता हूँ। तो हम अभी राउल्स लॉ में क्या पढ़े हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही तो मेन कंसेप्ट है राउल्स लॉ का। तो
चलिए यहाँ पर x और y का ग्राफ ले लेते हैं, फिर कंबाइन एक साथ बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम कंबाइन के लिए जगह छोड़ देते हैं, यहाँ बना लेते हैं एक एक के लिए। पहले हम वाटर के लिए बना लेते हैं वाटर। और तो वाटर के लिए हमने क्या ले लेते हैं, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, x1 है, इधर क्या है वेपर प्रेशर है, यहाँ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक, ये मोल फ्रैक्शन है, इधर मोल फ्रैक्शन है, ठीक। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये मोल फ्रैक्शन इसका 0 था, तो वेपर प्रेशर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है। मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाए, वेपर प्रेशर, इधर वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाए। कब बराबर हो जाएगा, ये फॉर्म कब हो जाएगा, जब आपको x1 के जगह पर क्या मिल जाएगा, x1 के जगह पर 1 हो जाएगा। यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाए इधर, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये मैं इस साइड में ऐसा क्यों ले जा रहा हूँ, ताकि आपको ये कंबाइन करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो मैं इधर से ले जाता, थोड़ा आसानी से होता। लेकिन देखिए, तो ये x1 क्या हो गया आपका, 1 हो गया, तो ये P1 और P1 नॉट क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी पार्शियल वेपर प्रेशर और कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट बराबर हो गया, जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। मैथमेटिकली देख रहे हैं कि ये 1 हो गया, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये कब, जब ये इसका वेपर मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल किसके, प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के। यानी ये जो पॉइंट है वो क्या है, P0 ठीक है। ये क्या है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर है, यहाँ से बढ़ रहा था, अब कब बराबर हो गया, जब ये मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इधर से जा रहा है, बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये तो कंपोनेंट 1 के लिए हो गया। अब दूसरे कंपोनेंट के लिए देखिए यही चीज़। अब फिर से इधर हम कंपोनेंट 2 के लिए बात कर रहे हैं, तो कंपोनेंट 2, चलिए अब कंपोनेंट 2 के लिए इधर से बात करते हैं, इस साइड से। अब क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ मिलाएं तो आपको कोई डाउट ना आए। तो यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन x2 का क्या है, 0 है, एल्कोहल का। एल्कोहल हम दूसरा लिए थे और पहला क्या लिए थे, कंपोनेंट वाटर। तो मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ता जाए इस डायरेक्शन में, इधर क्या है, वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर तो ये P2 इक्वल टू P2 नॉट के कब होगा बराबर, जब x2 क्या हो जाएगा, ये x2 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ पर वो क्या है, P2 नॉट, यानी जब x2 आपका क्या हो जाएगा, 1, तो 1 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, P2 नॉट। यानी P2 नॉट क्या है, समझ रहे हैं ना, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन प्योर स्टेट। क्लियर। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, एक साथ यदि हम खींचें, एक साथ बनाएं, तो हमें क्या मिलेगा, कंबाइन में। अब देखिए इधर, ठीक है, कंबाइन के लिए देखिए, यही समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है ऐसे। तो पहले कंपोनेंट के लिए देखिए, यहाँ पर क्या है, x1, यहाँ पर x1 क्या है, यहाँ पर ले लिए हैं 1 आ जाएगा, इधर से जाएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से है, 0 से। तो ये लाइन, ये देखिए ग्राफ किसके लिए है, ये यहाँ इधर क्या है, वेपर प्रेशर। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका P1 नॉट, ठीक है, P1 नॉट। इधर भी वेपर प्रेशर है, इधर क्या हो रहा था, इधर गया है मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे x2 क्या है, 0, यहाँ पे x2 क्या है, 0, इधर बढ़ रहा है अब। तो कब तक, जब x2 क्या हो जाएगा, 1। तो ये ग्राफ वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, हाँ। एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लाइन इससे बहुत ऊपर क्यों है, तो इसका भी कारण है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है। अब ये क्या है, ये ग्राफ किसके लिए है, ये वाला कंपोनेंट 1 के लिए। तो P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, और ये किसके लिए है, दूसरे के लिए, कंपोनेंट 2 एल्कोहल के लिए। यहाँ पर हम एल्कोहल लिए हैं और
पानी लिए हैं, तो जो भी आप लेंगे उसके लिए हो जाएगा। तो ये किसके है, P2 इक्वल टू P2 नॉट X2, ठीक है। और जब X2 1 हो जाता है तो बराबर हो जाता है, जब X1 1 हो जाता है तो बराबर हो जाता है। अब हमें दोनों का मिल गया कंबाइंड रूप से। अब डाल्टन्स लॉ यहाँ पर यूज करना है कि हमें टोटल प्रेशर चाहिए दोनों का, P1 और P2 का। तो क्या करेंगे, ये वाला लाइन मिलेगा, यानी इसको मिला दीजिए, अब ये मिला दीजिए ये लाइन, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कैसा मिलेगा, PT इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 और P2 मिल गया है, ये ग्राफ P1 के लिए, ग्राफ P2 के लिए। तो ये जोड़ों जब ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल गया, ये ठीक है। तो ये किसके लिए है, इसके लिए है, P टोटल के लिए है। तो P टोटल में आप देख रहे हैं कि प्रेशर P1 के लिए क्या है, ये अच्छा यहाँ पर PT यानी P टोटल के लिए क्या है, ये आपका मिनिमम है वेपर प्रेशर, प्योर कंपोनेंट के लिए मिनिमम, और P टोटल के लिए क्या है, मैक्सिमम। यानी टोटल प्रेशर के लिए P1 नॉट इज द मिनिमम वेपर प्रेशर और P2 इज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है, इन सेकेंड कंपोनेंट के लिए। अब ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। अब हम जनरलाइज फॉर्म करना चाहें किसी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जैसे हम कंपोनेंट 1 के लिए भी कर रहे थे, कंपोनेंट 1 के लिए, कंपोनेंट 2 के लिए है, और हम टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन और वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर के बीच रिलेशन देखें तो कैसा में मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये ग्राफ ऊपर क्यों गया है, क्योंकि एल्कोहल को हम यहाँ मान लिए हैं, माना जा रहा है कि एल्कोहल का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी वाटर की तुलना में एल्कोहल का वेपर प्रेशर अधिक है, क्योंकि वो ज़्यादा वोलाटाइल है। एल्कोहल वाटर की तुलना में ज़्यादा वोलाटाइल है, इसलिए इसका ग्राफ ऊपर गया है, ठीक है। यदि दो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सेम होता तो दोनों बराबर आते हैं, जिसका जो ज़्यादा वोलाटाइल होगा उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। क्लियर है। चलिए अब जनरलाइज फॉर्म ले लेते हैं कि जब हम डाल्टन्स लॉ में हम P टोटल पा गए हैं P नॉट की जगह पर, तो उसके टर्म में हम मोल फ्रैक्शन को कैसे दिखाएं दो कंपोनेंट के लिए। तो जनरलाइज फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए आपको अभी लिखे थे P1 इक्वल टू P1 नॉट X1, और दूसरे कंपोनेंट के लिए क्या लिखे थे, P2 नॉट X2। तो हम P1 नॉट क्या है, ये प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। तो इसको हम इसके जगह पर P टोटल यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जब क्या हो, यहाँ पर आपका जो प्योर कंपोनेंट है वहाँ पर हम P टोटल यानी प्रेशर वेपर प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर यूज कर सकते हैं। अभी दिखाया गया था ना कि मिनिमम वेपर प्रेशर है और P2 क्या है, मैक्सिमम P टोटल का वेपर प्रेशर। हालांकि एक तरह से क्या है, वेपर प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर है ना, P1 नॉट क्या है, एक तरह से क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ही है, क्योंकि किसी सॉल्वेंट का या किसी सॉल्यूट का अलग रहेगा तो जो टोटल रहेगा वही उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर रहेगा। तो ये ऐसा मानकर कि P1 या P2 नॉट क्या है, P टोटल के इक्वल है। तो हम जनरल का क्या लिख सकते हैं कि यदि मोल फ्रैक्शन, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 for 1 is y1 and for 2 सेकेंड कंपोनेंट के लिए y2, ठीक है, y2 हो, तो हम जनरलाइज क्या लिख सकते हैं, जनरलाइज लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखे थे, P1 इक्वल टू P1 नॉट X1। तो जनरलाइज के लिए हम जनरल लिखेंगे, P2 के लिए क्या लिखे थे, P2 नॉट X2। तो P1 नॉट की जगह आप क्या यूज करेंगे, P टोटल y1 और P2 इक्वल टू P टोटल y2, ठीक है। अब हम I कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट के लिए यदि जनरल हम I कंपोनेंट के लिए यूज करें तो क्या यूज करेंगे, P टोटल y I, ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो गया।
जो आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। यही चीज़ सेम चीज़ कि आई फॉर आई एन कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे 1 है तो 1 के लिए y1 है, यहाँ पी टोटल हो गया, यानी टोटल प्रेशर है। ये पी नॉट की जगह पर हम क्या यूज़ किए हैं, पी टोटल, ठीक है। तो आपको जनरल फॉर्म मिल गया। इसका भी यूज हमें न्यूमेरिकल में, एंट्रेंस के एग्ज़ाम में या बोर्ड में यूज किया जा सकता है। ये तो करना ही करना है। राउल्ट्स लॉ का ये ज़्यादातर यूज होने वाला ही फॉर्म है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।